प्यारे बच्चों, विज्ञान के इस सत्र में आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक आवंधन पर। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी, जो आपको पहले से भी विज्ञान के इस सेशन में कुछ पाठ पढ़ा चुकी हैं। मैं डॉक्टर चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वे अपना पाठ शुरू करें। धन्यवाद सर। बच्चों, आज हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप उसके लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए उसका कि आप जैसे इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और आपसे कहा जाए कि एक सेंटेंस लिखिए, एक वाक्य लिखिए, माय नेम इज़ शोभा या माय नेम इज़ रोहन XYZ, कुछ भी यदि आपसे कहा जाए और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो, उस स्थिति में आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। निश्चित रूप से आप सोचेंगे कि हमें यदि अल्फ़ाबेट आते MYABCD कुछ भी यदि हमने सीखा होता तो निश्चित रूप से हम ये वाक्य आज लिख चुके होते। तो बच्चों, आज के इस अध्याय का उतना ही महत्व है जितना कि इंग्लिश में ABCD का, या हम हिंदी लिखना चाहें तो हमारे लिए अनार का आम का लिखना ज़रूरी होता है, उसे सीखना ज़रूरी होता है। वैसे ही रसायन विज्ञान में इन तत्वों के बारे में, उनके प्रतीक, रासायनिक सूत्र क्या है, संयोजकता क्या है, इसके बारे में चर्चा करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा ख्याल ये है कि जिस प्रकार से लैंग्वेज है, रसायन की भी एक अलग लैंग्वेज है और ये उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। जब तक हम इन अल्फ़ाबेट्स को नहीं सीखेंगे तब तक हम रसायन विज्ञान को पूरी तरीके से नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि बच्चे जब तक इन तत्वों के संकेतों को नहीं जानेंगे, उन रसायन की भाषा को नहीं समझेंगे कि किस भाषा में रसायन विज्ञान लिखा जाता है या बोला जाता है, तब तक हमारा यह अध्याय अधूरा रहेगा। और बच्चों को जानकारी देने के लिए आज हम इस अध्याय के बारे में विस्तृत चर्चा करने यहाँ आए हैं। बच्चों, तत्व, मिश्रण और यौगिक, इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि पदार्थ कई तत्वों से मिलकर बना है। और फिर तत्व क्या है, चलिए बात करते हैं तत्व की। एक बार पुनः जानने का प्रयास करें कि तत्व क्या है। देखिए स्क्रीन पर, तत्व वे पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि परमाणु क्या है, अणु क्या है और तत्व क्या है। तो जब हम ये जानते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं, हमें लगभग 115 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 92 यानी 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और लगभग 23 तत्व कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं। हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं या हम कहते हैं कि हम बहुत सारे पदार्थों को जानते हैं, तो क्या सभी मूल पदार्थ हैं? नहीं। जब हम कुछ दो पदार्थों को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। कहने का मतलब रसायन की भाषा में कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे एक अणु का निर्माण करते हैं। अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हुए बताइए, या एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का परमाणु मिलकर HCl का निर्माण करते हैं, इसको अपनी भाषा में लिखिए, तो आपको एक बड़ा सा वाक्य लिखना पड़ेगा। बच्चों, आपको तकलीफ होगी, आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपको असुविधा होगी। इस बात से आप स्वयं अनुभव महसूस कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए कि आपको यदि ये कहा जाए कि 25 में 25 को जोड़ने पर 50 आता है, इसे लिखिए, तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, 25 धन 25 लिखेंगे। जैसे यहाँ स्क्रीन पर बताया, आप देखिए कि यदि आपसे कहा जाए कि 25 का योग 25 कीजिए और बराबर 50 लिखिए, तो आप यहाँ पर कौन कौन से संकेत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक धन का, जो आपको ये दर्शा रहा है कि इन दोनों का आपको जोड़ करना है, और जोड़ करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है उसे हम बराबर के चिन्ह से दर्शा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस गणितीय भाषा को सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए दो संकेतों का इस्तेमाल किया, एक धन का और एक बराबरी का। यदि हम आपसे बार बार कहें कोई वाक्य लिखने को जिसमें आपको बार बार इस्तेमाल करना हो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है या मध्य प्रदेश में हम रहते हैं और उत्तर प्रदेश है, तो आप बार बार उत्तर प्रदेश पूरा लिखने के स्थान पर
उ प्र का इस्तेमाल करेंगे या मध्य प्रदेश के स्थान पर म प्र का इस्तेमाल। ये क्या हुआ, एक सांकेतिक भाषा हुई जिसके द्वारा हम शॉर्ट रूप में या उसे छोटे संक्षिप्त करके उस बात को आसानी से और सरलता से व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए जब हम रसायन की भाषा में कोई चीज़ व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे भी हम आसान तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रतीकों की या सिंबल जिन्हें कहते हैं उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं। और इसीलिए फिर तत्वों को भी प्रारंभ से ही सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। देखिए बच्चों, तत्वों के प्रतीक, अब आपको ये निर्धारित कौन करता है, कैसे आप उसे निर्धारित करते हैं तत्वों के प्रतीक को। तत्वों के नाम अंग्रेजी में हैं या लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में। ये माना जाता है कि जब उसका संकेत बनाना है तो उस संकेत में उस स्पेलिंग का पहला अक्षर लिया जाएगा जिसे हम कैपिटल शब्दों में या कैपिटल लेटर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं पहली प्रथम वर्णमाला किसकी, अंग्रेजी की, उसका पहला अक्षर लिख दिया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का स्पेलिंग CARBON है और उसका जो C है वो संकेत हुआ, यहाँ हमने उसका प्रथम अक्षर लिया। इसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका भी संकेत कैपिटल लेटर में क्या ले लिया जाता है, N, ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H। ठीक है, लेकिन बच्चों समस्या तब उत्पन्न हुई जब एक ही स्पेलिंग से कई तत्वों के नाम शुरू हुए। जैसे अगर 26 अक्षर होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर हमारे पास 26 ही तत्व होते तब तो हम एक से एक को मिला देते, लेकिन अब चूंकि तत्वों की संख्या बहुत अधिक है और हमारे वर्णमाला में अक्षर 26 ही हैं, इसलिए हमें एक एक वर्ड से एक एक तत्व से कई संकेत बनाने पड़ेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों हम अभी बात कर चुके हैं कि लगभग हम 115 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब हमारे पास तत्वों की संख्या इतनी ज़्यादा है और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो केवल 26 हैं, तो निश्चित रूप से हमें संकेत या उनके नाम का स्पेलिंग के अनुसार क्या करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन हो सकता है कि हमें उसका दूसरा शब्द भी, दूसरा जो लेटर है उसे भी इस्तेमाल करना पड़े, या हो सकता है किसी मजबूरी में हमें तीसरा लेटर भी इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण देखिए कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम में CALCIUM। बच्चों हम ये जरूर कहेंगे आपसे कि इस समय आपको थोड़ा विज्ञान के विषय में इंग्लिश का भी ज्ञान रखना आवश्यक होगा। आप स्पेलिंग से डरिए मत, अभी शुरुआत में ही स्पेलिंग की आदत डालिए लिखने की, ताकि आपको विज्ञान विषय आसान लगे। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम है तो इसकी स्पेलिंग में C और A, यहाँ हमने प्रथम और द्वितीय अक्षर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में आप देखिए क्लोरीन लिखा है, जैसे क्लोरीन की स्पेलिंग क्या है, CHLORINE। यहाँ पर पहला और दूसरा नहीं इस्तेमाल किया बल्कि पहला और तीसरा अक्षर इस्तेमाल करके इसका संकेत बनाया है। तो इस तरह से बच्चों एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी संकेत लिखा जाएगा किसी तत्व का तो प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर्स, कैपिटल यानी अंग्रेजी की प्रथम वर्णमाला का, और जो बाद वाला जो सेकंड लेटर आप लिखेंगे उसे चौथी वर्णमाला का यानी स्मॉल लेटर आपको लिखना है। कभी भी संकेत लिखते वक्त दूसरा लेटर आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का संकेत है CO। बच्चों एक और आप यौगिक जानते हैं CO, दोनों में क्या अंतर है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और CO कोबाल्ट भी हो सकता है। अंतर यहाँ आपको संकेत में यह महसूस हो रहा है कि दोनों में एक जगह कैपिटल इस्तेमाल किए हैं लेटर्स और एक में एक कैपिटल है और सेकंड स्मॉल है। तो CO जो लिखा है जिसमें स्मॉल o है ये कोबाल्ट का संकेत हुआ, और जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ। तो बच्चों संकेत
सही लिखना बहुत ज़रूरी है, उसका सही ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर रसायन के इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। इसलिए संकेत जो चैप्टर है इसको बहुत ध्यान से सीखिए और इसे प्रतिदिन अध्याय में शामिल कीजिए, प्रतिदिन पढ़िए ताकि आप संकेत आसानी से याद कर सकें। डॉक्टर साहब, मेरा आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पहला अक्षर कैपिटल है और उसके साथ स्मॉल लगा है तो इन दोनों का एक ही तत्व से संकेत है। जी हाँ, यहाँ पर जब दोनों कैपिटल लिखे हैं तो ये दोनों अलग अलग तत्वों को प्रदर्शित करते हैं, दोनों अलग अलग परमाणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ पर उसका स्मॉल लेटर जब भी लिखा जाए किसी कैपिटल लेटर के सामने तो उन दोनों को मिलाकर आपको एक ही तत्व के लिए संकेत पढ़ना है। जैसे CO लिखा है, C कैपिटल है, O स्मॉल है, इसका मतलब ये कोबाल्ट प्रदर्शित करेगा। C कैपिटल है और O भी कैपिटल है तो यह प्रदर्शित करेगा कि C कार्बन के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए है। यहाँ पर दोनों अलग अलग तत्वों को प्रदर्शित करेंगे। हाँ, तो बच्चों ऐसी कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब ये भी हम जानते हैं कि आपने संकेतों को जाना है, कई बार देखा होगा और अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। अब ये संकेत जो अंग्रेजी के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, अंग्रेजी नाम से उत्पन्न हुए हैं, उनकी एक सूची सामान्य जानकारी के लिए हमने बनाई है। देखिए स्क्रीन पर, जो सामान्यतः आपके उपयोग में आते हैं ऐसे तत्व जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H है और इसके साथ साथ हमने यहाँ इसकी स्पेलिंग भी लिखी है ताकि आप ये जान पाएँ कि ये इसकी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है और इसका संकेत क्या है, आपको याद करने में सुविधा होगी। इसी तरह से हीलियम देखिए He, लिथियम Li, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। इसी तरह से सल्फर का S, क्लोरीन Cl, आर्गॉन Ar, कैल्शियम Ca, मैंगनीज Mn, निकल Ni, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, क्रिप्टॉन Kr, आयोडीन I, बेरियम Ba। अब बच्चों यहाँ तो आपने देखा कि जो नाम स्पेलिंग शुरू हो रही है उसकी शुरुआत का अक्षर ही उसका संकेत बनाया गया। कभी आपने सोडियम के बारे में सोचा, पोटेशियम के बारे में सोचा? सोडियम की स्पेलिंग तो SO से शुरू होती है, पोटेशियम की तो P से शुरू होती है, फिर उनके संकेत Na क्यों हैं या K क्यों रखे गए हैं? तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि इन संकेतों को उत्पन्न किया गया है उनके लैटिन नामों से। जो लैटिन नाम होते हैं उन लैटिन नामों के शुरुआत की जो लेटर से उनके आधार पर इनका संकेत बनाया गया। चलो इसके बारे में कुछ जानकारी लें हम कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं। कुछ जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके लैटिन नाम से उनके संकेत निर्धारित किए गए। जैसे सोडियम है बच्चों, इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? NATRIUM, Na से शुरू हो रही है, इसलिए इसका संकेत N है। जबकि उसका जो अंग्रेजी नाम है वो क्या है? सोडियम है, लेकिन उसका संकेत Na है। इसी तरह से पोटेशियम का देखिए, लैटिन नाम कैलियम, संकेत K। इन लैटिन नाम से इनके संकेत उत्पन्न हुए हैं। आयरन के बारे में बात करें तो फेरम Fe, कॉपर क्यूप्रम से बना है। कॉपर की स्पेलिंग में COPPER है, जबकि क्यूप्रम Cu से शुरू होता है, इसका संकेत Cu देखिए। सिल्वर का Ag, गोल्ड Au। इस चीज को हम जरूर बताना चाहेंगे बच्चों कि ऐसे संकेत आप विशेष रूप से प्रतिदिन याद करें, ये बेस है। हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे से जब ये पूछा जाए कि गोल्ड का सिंबल क्या है या संकेत क्या है तो वो GO बताए। इतनी बड़ी त्रुटि यदि कोई बच्चा करे, इससे बेहतर है कि आप इन संकेतों की सूची अपने अध्ययन कक्ष में अपनी क्लास में बनाकर रख लें, जो कि बिल्कुल अलग हटके हैं, उनके लैटिन नाम से संबंधित हैं। जैसे मरकरी है, उसका संकेत है Hg। लेड है Pb, उसका लैटिन नाम प्लम्बम है, उसके आधार पर ये नाम रखे गए हैं।
टिन है उसका है एसेन, जिसका है स्टेनस लैटिन नाम। तो इस तरह से बच्चों संकेतों को हम एक दिन में याद करने से बेहतर है कि सूची बनाकर अपने कक्ष में अपनी टेबल पर लगा कर रखें और प्रतिदिन उसको दोहराएं। उससे आपको संकेत आगे की कक्षाओं में अध्यापन में सुविधा महसूस होगी। उससे आप जब प्रतिदिन रसायन विज्ञान की कोई इक्वेशन या समीकरण लिखेंगे तो जब संकेत याद होंगे तभी आप अणु बना पाएंगे। अणु यदि सूत्र मालूम होगा तभी आप रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे, और रासायनिक समीकरण यदि आप समझ गए तो समझिए आपने रसायन विज्ञान सीख लिया। तो बच्चों आप खुद महसूस करते हैं इस चीज़ को कि रसायन के लिए इन संकेतों के बारे में जानना कितना जरूरी है। इस तरह से ये प्रतीक क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए, चलिए जानते हैं प्रतीकों का महत्व। ये प्रतीकों का क्या महत्व हुआ हमारे लिए। तत्वों को प्रतीकों द्वारा लिखने से समय और स्थान की बचत होती है। बच्चों हमने प्रतीक के बारे में बात की, सिंबल या संकेत के बारे में। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है हमने जान लिया। इससे हमारा समय बचता है, इससे हमारे स्थान की बचत होती है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कोई भी संकेत जब आप लिखते हैं तो वह उस तत्व के एक परमाणु को ही प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन हमने लिखा उसका H, इसका मतलब हुआ कि वह केवल एक ही परमाणु प्रदर्शित कर रहा है। ऑक्सीजन का एक परमाणु या क्लोरीन का एक परमाणु, यानी उसका संकेत केवल एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप जानते होंगे बच्चों कि जब परमाणु को हम प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं तो अणु को कैसे करेंगे। निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न उठता है कि जब हम परमाणुओं को प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं तो अणु को भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। निश्चित रूप से कर सकते हैं। और जब हम उन प्रतीकों को एक साथ लिख देते हैं, समूह रूप में लिख देते हैं, तो पता है वो क्या बन जाता है। वह बन जाता है सूत्र, जिसे हम कहते हैं अणु सूत्र। यानी अणु सूत्र कैसे बना, हम ये जानते कि परमाणु मिलकर क्या बनाते, अणु। ये देखिए परमाणु से बनता है अणु। अब ये जरूरी नहीं अणु बनने में कि दोनों परमाणु समान हो, अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे समान परमाणु हम बात करते हैं H2 क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ने मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाया। क्लोरीन है Cl2 या O2। इसी तरह से असमान परमाणु की बात करें तो असमान मतलब दोनों परमाणु अलग अलग। जैसे HCl, इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का है। H2O की बात करें, इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन के, CO2, SO2। कहने का मतलब ये हुआ कि अणु सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। यदि हम अणु सूत्र को परिभाषित करना चाहें तो हम किस प्रकार उसे परिभाषित करेंगे। देखिए किसी तत्व अथवा यौगिक के घटक तत्व, घटक यानी जिससे वो मिलकर बना है, किसी तत्व अथवा यौगिक के घटक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्या को प्रतीक सहित प्रदर्शित करते हुए उसके एक अणु को दर्शाना ही उस वस्तु का अणु सूत्र है। यानी हम अणु सूत्र में परमाणुओं को भी दर्शाते हैं कि इसमें कितने परमाणु सम्मिलित हैं और उनकी निश्चित संख्या को भी दर्शाते हैं। एक अणु सूत्र आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है बच्चों, देखिए इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना कर रखिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अणु सूत्र ने आपको दो जानकारी दी। नंबर एक, परमाणु के प्रकार, इसमें कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। दूसरा, परमाणुओं की संख्या, उनकी संख्या कितनी है। अब उदाहरण की, हाँ जी, उदाहरण जैसे बच्चों जल का एक अणु हमने लिखा, जल का अणु सभी जानते, सूत्र आप भी जानते हैं H2O। ये अणु सूत्र हुआ। अणु सूत्र हमें क्या जानकारी दे रहा है, इसमें देखिए आपको हाइड्रोजन का अणु भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब इसने ये जानकारी दी इस अणु सूत्र ने कि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब यदि हम संख्या की बात करें तो कितने परमाणु उपस्थित है, ये भी इससे दर्शाया जा रहा है
कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन उसके आगे जब कुछ नहीं लिखा है उसका तात्पर्य है कि उसका 1 परमाणु उपस्थित है। जब भी किसी अणुसूत्र में केवल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो संकेत अकेला लिखा है तो उसका मतलब है कि उसका वो केवल 1 ही परमाणु उपस्थित है। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात हुई जैसे किताब कहा जाए तो उसका मतलब है एक किताब, और अगर उसकी संख्या ज़्यादा होंगी तो उसके सामने 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से कैसे केवल O लिखा जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु, अगर उससे ज़्यादा परमाणु होंगे तो फिर उसके आगे संख्या लिखी होगी। अब बच्चों हमने ये भी बात कर ली कि संकेत क्या है, सूत्र क्या है। अंतर हो गया दोनों में। संकेत परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, सूत्र जो है वो अणु को और यौगिक को दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब अणु सूत्र जो है आपने यहाँ पर देखा कि उसने क्या क्या जानकारी दी कि उसमें कितने परमाणु हैं और कितने संख्या में मौजूद है और कौन कौन से परमाणु। पर हम ये कैसे जान लें कि जब सोडियम क्लोरीन से संयोग करेगा तो उसको 1 ही क्लोरीन की ज़रूरत है, या कैल्शियम यदि क्लोरीन से संयोग करता है तो उसे 2 क्लोरीन परमाणु की ज़रूरत है, या एल्यूमिनियम क्लोरीन से संयोग करेगा तो उसे 3 परमाणु की ज़रूरत है। कभी आपको भी विचार आता होगा बच्चों कि इसका निर्धारण कौन करता है कि इसको 1 की ज़रूरत है, इसको 2 की ज़रूरत है, इसको 3 की ज़रूरत है। आइए इस पे भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि NaCl बनने में क्लोरीन का 1 परमाणु आवश्यक है, सोडियम क्लोरीन के 1 परमाणु से संयोग करेगा, कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन के 2 परमाणु, एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम के 3 परमाणु। ठीक, अब आपको ये लग रहा है कि 1, 2, 3 अलग अलग ज़रूरत क्यों महसूस हुई, या हम और एक और उदाहरण देखें। जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन का 1 परमाणु आवश्यक है इसका 1 अणु बनने में। यदि हम जल के अणु की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु आवश्यक है। NH3 की बात करें तो उसमें 3 परमाणु की आवश्यकता है। तो बच्चों ये भिन्न भिन्न संख्या का उपयोग क्यों हो रहा है, यानी हर एक की आवश्यकता अलग अलग है। तो अणुसूत्र लिखने के लिए किसी तत्व अथवा मूलक की संयोग करने की क्षमता अलग होगी, और वो कितनी होगी इसको भी जानना आवश्यक है। हम ये जान गए हैं कि ये दोनों संयोग करेंगे तो इनको अलग परमाणु की आवश्यकता, ये 2 संयोग करेंगे तो इन्हें अलग परमाणु की आवश्यकता। तो कितनी आवश्यकता इसको हम कैसे जानें, तो उनके संयोग करने की शक्ति क्या है, उनके संयोग करने की क्षमता क्या है, इसको बच्चों एक नाम दिया गया जिससे हम परिचित हैं, संयोजकता। मतलब उनकी संयोग करने की क्षमता क्या है उसको हम परिभाषित करते हैं किस शब्द से, संयोजकता से। यानी परमाणु से बना अणु, अणु को हमने कैसे प्रदर्शित किया, अणुसूत्र से। हमने अणुसूत्र से ये जान लिया कि इसमें 2 परमाणु हैं कि 1 परमाणु है। जब हमने ये जान लिया कि इसमें 2 हैं तो 2 क्यों है भाई, ऐसे क्या आवश्यकता है 2 की, मतलब वह 2 परमाणु से संयोग कर सकता है, उसकी शक्ति 2 की है। तो शक्ति का क्या तात्पर्य हुआ, शक्ति का तात्पर्य ये हुआ कि उसकी संयोजकता कितनी है। तो हम संयोजकता को कैसे परिभाषित करते हैं, संयोजकता से मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितने परमाणु जुड़ सकते हैं उसकी, इस तरह की कैपेसिटी या क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता। यहाँ पर डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया NaCl सोडियम का 1 परमाणु क्लोरीन के 1 परमाणु से संयोग कर रहा है, CaCl2 कैल्शियम का 1 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से संयोग कर रहा है, AlCl3 एल्युमिनियम का 1 परमाणु क्लोरीन के 3 परमाणुओं से संयोग कर रहा है। तो मतलब सोडियम, कैल्शियम और अल्युमिनियम की संयोजकता भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न है, और इसलिए संयोजकता को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। शुरू में जो प्रारंभ में संयोजकता परिभाषित की गई उसको इस रूप में परिभाषित किया गया कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के 1 परमाणु से संयोग करे अथवा उसके द्वारा विस्थापित हो, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। स्टार्टिंग में या शुरुआत में संयोजकता को परिभाषित करने के लिए जो तरीका अपनाया गया उसमें उदाहरण किसका लिया गया, हाइड्रोजन का,
कि वह हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या हाइड्रोजन के कितने परमाणु विस्थापित होते हैं, और वह उस तत्व की संयोजकता होगी। उदाहरण के लिए है, जैसे HCl की हम बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है। H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग कर रहा है। अमोनिया NH3 में देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 परमाणु से संयोग कर रहा है, और मीथेन CH4 जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के 4 परमाणु से संयोग कर रहा है। ये उदाहरण तो आपको स्पष्ट बताता है कि 1, 2, 3, 4 क्रमशः HCl, H2O, NH3 और CH4 की संयोजकताएं हैं। लेकिन ये परिभाषा स्पष्ट नहीं थी और इसके लिए बाद में संशोधन भी हुआ कि इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन का 1 परमाणु ले लिया जाए या ऑक्सीजन का आधा परमाणु ले लिया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे यौगिकों का बनना इसके द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए जो आपकी पुस्तक में बच्चों दिया हुआ है उस परिभाषा को यहाँ मैं अलग स्पष्ट करना चाहूँगी। आप उसके जो बारे में डिटेल आपकी किताब में सिर्फ सूची दी हुई है कि किसकी संयोजकता कितनी है, लेकिन वो संयोजकता कैसे निकली इसकी एक थोड़ी सी जानकारी आप यदि प्राप्त कर लेंगे तो आपको उसे समझने में आसानी होगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे जैसे आपने HCl लिखा, H2O लिखा, NH3 लिखा, CH4 लिखा, यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि क्लोरीन की संयोजकता एक हुई। HCl में क्लोरीन की संयोजकता एक हुई क्योंकि वह केवल हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है, और पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हुई। NH3 में अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु से संयोग कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हुई। CH4 मीथेन में कार्बन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से संयोग कर रहा है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 हुई। विस्थापन वाली बात अगर थोड़ी सी और क्लियर कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये तो संयोग वाली बात हो गई, आपने परिभाषा में 2 बात बताई। मतलब जब कोई अभिक्रिया होती है और उसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु वहां से हटे हैं और उसके स्थान पर दूसरे परमाणु आए हैं, वो विस्थापन है। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? उनका संयोजकता कहलाएगी। लेकिन ये परिभाषा सभी अणुओं की संयोजकता में तत्वों की संयोजकता को स्पष्ट नहीं करती बच्चों। ये पुरानी परिभाषा है, पुरानी परिभाषा प्रारंभिक रूप से जो तो हम संयोजकता को और आसान तरीके से यदि समझना चाहते हैं तो एक परिभाषा आप देखिए कि उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। हम बच्चों परमाणुओं की संरचना समझ चुके, हम ये जान चुके कि परमाणु की रचना में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है बीच में केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, ये कई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में कितने, तीसरे में कितने, हम सब अध्ययन कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की। जी ध्यान दीजिए बच्चों, जिसमें केवल अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ। संयोजकता को समझने के लिए एक चीज याद रखिए कि संयोजकता का निर्धारण कौन करता है? उसको निर्धारित करते हैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। उन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसलिए बच्चों, जैसे हमने ये भी जाना कि धातु अलग होती, अधातुएं अलग होती है, चलिए हम बात करते सबसे पहले धातुओं की। धातुओं में देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, या एल्यूमिनियम है, या कार्बन है। आपने अभी तक बच्चों इनके परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए होंगे क्योंकि हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। परमाणु क्रमांक के अनुसार देखिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, ठीक। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यानी उसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 1। मैग्नीशियम में देखिए उसके 12 इलेक्ट्रॉनों का यदि विन्यास करें हम तो 2, 8, 2, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। एल्यूमिनियम में देखिए परमाणु क्रमांक 13 होने से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करते हैं तो उसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कार्बन के अंतिम कोश में परमाणु क्रमांक 6 होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी धातुओं की संयोजकता यदि हमें परिभाषित करनी है तो
तो उसमें जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोश के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17, और 17 जब इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, टोटल कितने हुए बच्चों, 10, बचे कितने, 7। अब जब 7 है उसके, तो उसकी संयोजकता 7 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन की संयोजकता केवल 1 है। और उसका निर्धारण कैसे किया, मतलब अधातुओं की संयोजकता निकालने के लिए हमने 8 में से अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाया। 8 इसलिए लिया क्योंकि 8 जो है अंतिम कक्षा में इससे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेंगे, 8 अधिकतम है। 8 जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, और इसलिए अधातुओं की संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 में से जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है या अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना है उसका, 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस हिसाब से देखिए 2, 5। अब इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 5 घटा दीजिए, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आ गई, 3। ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया बच्चों, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 6। अब आपके पास क्या हुआ, 8 में से 6 घटाने पर कितना मिला, 2, यानी इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2। क्लोरीन की हम बात करते हैं, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 7 घटा दीजिए, 1। अब अक्रिय गैस की बात करें, अक्रिय गैस तो सभी की अंतिम कक्षाएं पूरी भरी हुई है, सभी की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अक्रिय गैसों की, या जिसे हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, उनकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। इस तरह से हमने तत्वों की संयोजकता के बारे में तो जान लिया। जैसे तत्वों की संयोजकताएं होती है, उसी प्रकार आवेशित कणों की भी संयोजकताएं होती है। आवेशित कण कैसे बनता है, यदि हम बात करें कि धनावेशित कण बन गया तो कैसे बन गया, जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब परमाणु में पहले क्या था, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में थे, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास प्रोटॉन अधिक हो गया ना, इसलिए वो क्या बन गया, धनावेशित कण बन गया। यदि हम ऋणावेशित कण की बात करें तो जब वो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो ऋणावेशित कण में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे तत्वों की संयोजकताएं होती है, वैसे ही इन आवेशित कणों की भी संयोजकता होती है बच्चों, और इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक। और ये मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। जब इनके ऊपर एक धनावेश है तो उसकी संयोजकता 1, यदि 2 धनावेश है तो संयोजकता 2, 3 है तो उसकी संयोजकता 3। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसके ऊपर जितने आवेश होते हैं मूलक पर, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जब धनात्मक और ऋणात्मक मूलक की बात कर रहे हैं, तो यदि ऋणात्मक मूलक है तो उसके ऊपर जितने ऋणावेश होंगे वह उसकी संयोजकता, जितने धनात्मक मूलक की बात करते हैं जितने धनावेश होंगे वह उसकी संयोजकता। तो बच्चों यहाँ पर एक सूची बनी हुई है, आप भी बनाइए। हमने अलग अलग लिखे हैं, एक संयोजी जिनकी संयोजकता 1, द्विसंयोजी जिनकी संयोजकता 2, त्रिसंयोजी मूलक जिनकी संयोजकता 3, और चतुर्थ संयोजी जिनकी संयोजकता 4। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी ये मूलकों को जान लें। और जब हम इनकी संयोजकता को जान लेंगे तो हमारे लिए अणुसूत्र लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एक बात और बता दें कि जब भी अणुसूत्र लिखा जाता है तो अणुसूत्र लिखते वक्त उनकी संयोजकताएं बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों कि हम जब जल का सूत्र लिख रहे हैं, देखिए H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। जब हम सूत्र लिखते हैं तो हाइड्रोजन के समीप ऑक्सीजन की संयोजकता लिखते हैं और ऑक्सीजन के समीप हाइड्रोजन की संयोजकता लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये क्रॉस मैंने इसलिए बनाया कि आप स्पष्ट समझ सकें कि हमें अणुसूत्र लिखना है,
हम उसकी संयोजकता को जानते हैं, तो हम रसायन को कितना आसानी से लिख सकते हैं। हम शुरू कहाँ से करते हैं? परमाणु से। उनके संकेतों को जानते हैं कि यदि हमें हाइड्रोजन लिखना है तो हम H भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिखना है तो O भी लिख सकते हैं। और जब हम H और O जान गए तो बच्चों, जब हमें जल लिखना है तो हम H2O भी लिख सकते हैं। H2O लिखना यदि हमें आता है तो हम रासायनिक अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम रसायन की भाषा को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये हमने आज आपको तत्व, उनके प्रतीक, अणुसूत्र और संयोजकता के बारे में विस्तार से समझाया। और निश्चित रूप से बच्चों, हमने ये प्रयास किया है कि आप आपके स्तर के अनुसार इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। ये रसायन को समझने की शुरुआत है। यदि आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे के अध्याय में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। हम जानना चाहेंगे कि आप संकेत अपनी कक्षा में लिस्ट बनाकर रखें। कोई आपको कठिनाई महसूस हो रही है संयोजकता के संबंध में, अणुसूत्र लिखने के संबंध में, तो इसके लिए हमसे निश्चित रूप से आप संपर्क करें, पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। लेकिन आप निरंतर अध्ययन कीजिए और रसायन विज्ञान के इन शुरुआती अध्यायों को विशेष रूप से पढ़िए ताकि आप विज्ञान को कठिन महसूस ना कर सकें। अभी डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी ने आपको बताया कि संयोजकता क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है। पहले संयोजकता की परिभाषा हाइड्रोजन के आधार पर दी गई थी कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु उस किसी अन्य तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं। जितने परमाणु हाइड्रोजन के उससे संयोग करते थे उतनी उस तत्व की संयोजकता कहलाती थी। लेकिन ये परिभाषा बहुत सी जगह पर सफल नहीं हुई, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नई संयोजकता की परिभाषा दी गई। और उसमें आपको ये बताया कि धातुओं के अंतिम ऑर्बिट में, अंतिम चक्र में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे उसकी संयोजकता कहलाते हैं। जबकि अधातुओं या सक्रिय गैसों के संबंध में ये बताया गया कि उसके अंतिम ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, महत्तम इलेक्ट्रॉन्स में से उन्हें घटा दिया जाए। महत्तम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं अंतिम ऑर्बिट में? 8 में से उनको घटा दिया जाए तो जो शेष संख्या बचती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। इनर्ट गैस या अक्रिय गैसें चूँकि किसी से कोई संयोग नहीं करती और उसके अंतिम ऑर्बिट में पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 0 हो जाती है। ये डॉक्टर साहब ने बताया, उदाहरण भी देके बताया कि देखिए पानी में H2O लिखते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की संयोजकता लिखी जाती है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की संयोजकता लिखी जाती है। इसी तरीके से NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है, संयोजकता है, वो हाइड्रोजन के साथ लिखी जाएगी और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो किसके साथ लिखी जाएगी? नाइट्रोजन के साथ लिखी जाएगी। और इस तरीके से आपके अणुसूत्र बनते हैं। ये चर्चा आगे भी चलेगी। आगे डॉक्टर चतुर्वेदी आएंगी तो आगे के चैप्टर की बात आपको बताएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अंग्रेजी की कक्षा थोड़ी देर में शुरू करते हैं।